प्रिय कमलेश जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से हैं, वे अपने विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करें। आप आमंत्रित हैं। हार्दिक आभार मैम। मेरा नाम कमलेश है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की शोध छात्र हूँ। मेरा विषय है 21वीं सदी के हिंदी उपन्यास में विकास की अवधारणा और पर्यावरणीय चिंतन। 21वीं सदी के हिंदी उपन्यास में अस्मितामूलक विमर्शों के केंद्र में जिस प्रकार दलित, स्त्री और आदिवासी समुदाय की समस्याओं को रेखांकित किया गया है, उसी प्रकार प्रकृति भी अपनी पहचान या कहें कि अपने अस्तित्व के सवाल को लेकर उपन्यास में उपस्थित होती है। हिंदी के अनेक लेखकों ने विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण की स्थिति को गंभीरता से लिया और अपने उपन्यास में प्राकृतिक संपदा के असीमित दोहन, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, अनियोजित विकास एवं नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का बखूबी चित्रण किया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विकास की निरंतर बढ़ती दौड़ में प्रकृति बारंबार मानव जाति को अपनी क्षमताओं का परिचय देने के हर संभव प्रयास कर रही है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, मानसून समय पे ना आना। इसलिए विकास पर्यावरण की अनुकूलता पर होना चाहिए। विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नवीन नहीं है। पृथ्वी पर मानव जीवन के विस्तार के साथ ही प्रगति का प्रश्न जुड़ा हुआ है। आरंभ से मानव प्रकृति के पथ पर अग्रसर रहा और अपनी सुविधाओं के साधन जुटाता रहा है। इसी प्रक्रिया में आधुनिकता ने दस्तक दी और उपभोग के नए नए साधन निरंतर विकसित होते हैं। विकास का संबंध प्रगति से माना जाता है। अक्सर वही विकसित कहा जाता है जिसने प्रगति की ऊंचाइयों को छू लिया है, चाहे वह व्यक्ति हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स बेस्ट सेलिंग राइटर रुचि शर्मा के अनुसार 2032 तक भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित इस लेख में रुचि शर्मा कहते हैं, भारत 5% की विकास दर से आगे बढ़ते हुए सुस्त बाजारों वाली दुनिया में एक चमचमाता सितारा साबित हो सकता है। अगर वह ऐसा कर पाया तो 2032 तक वह यूके, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत एक विकासशील देश है जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी से नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, जिससे देश में प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित हो सकें। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, यदि संसाधनों का उपभोग तीव्र गति से होगा तो वो दिन दूर नहीं जब संसाधन खत्म होने की कगार पर होंगे। इसलिए विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करना अति आवश्यक है। श्यामाचरण दुबे के शब्दों में कहूँ तो विकास की प्रक्रिया और स्थापित आस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों में टकराव न हो। सबसे महत्वपूर्ण है विकास के लक्ष्यों का निर्धारण। उत्पादकता बढ़ाना अनिवार्य है, पर उसका वितरण सामाजिक न्याय की उपेक्षा नहीं कर सकता। वर्तमान में जल संकट इसका ताजा उदाहरण है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग व नदियों के निजीकरण से भूमिगत जल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। निरंतर वनों का ह्रास हो रहा है, भूमि की उर्वरता समाप्त हो रही है, अर्थात प्राकृतिक संसाधन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पृथ्वी के गर्भ में निहित खनिज पदार्थ की मात्रा घटती जा रही है। जो बचे हैं उनका अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है। आए दिन समाचार पत्रों में खनिजों का अवैध खनन चर्चा का विषय बनता है, लेकिन उचित कार्यवाही कहीं दिखाई नहीं देती। पुष्पपाल सिंह के शब्दों में कहा जाए तो आज देश और दुनिया के सामने पर्यावरण का संकट बड़े विकराल रूप में खड़ा हुआ है। बढ़ते आधुनिकीकरण और उद्योग धंधों के तीव्र विकास ने हमारी पारिस्थितिकी को अस्त व्यस्त कर दिया है। जल संकट, वनों का निरंतर कटते चले जाना, नगरों महानगरों का बढ़ता विस्तार आदि हमारे लिए पर्यावरण के अनेक संकट उपस्थित कर रहा है। इतिहास में वर्णित है, प्राचीन काल से ही मानव प्रकृति पर निर्भर रहा है। प्रकृति उसकी साथी, सहचर सब कुछ है। यानी प्रकृति से ही मानव को ऊर्जा मिलती है, पेट भरने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास और जीवन जीने के लिए प्राणवायु। हर वो चीज जिसकी आवश्यकता मनुष्य को जीवित रखे प्रकृति में ही निहित है। लेकिन आधुनिकता ने जैसे ही मानव जीवन में प्रवेश किया, मानव का स्वभाव बदल गया। अब वह प्रकृति का अनुचर नहीं, मालिक बन गया तथा उसका प्रकृति में हस्तक्षेप बढ़ता गया। साथ में जनसंख्या में वृद्धि हुई और उनकी आवश्यकता पूर्ति हेतु नए नगरों का निर्माण हुआ। औद्योगिकीकरण बढ़ा, उपभोक्तावादी संस्कृति चहुओर विकसित होने लगी। समाज में प्रगति के लिए कई परियोजनाओं का निर्माण किया जाने लगा, जिससे आसपास के पर्यावरण का प्रभावित होना लाजमी था।
परंतु प्रकृति का विनाश न इस सरकार का है न उस सरकार का, यह सार्वजनिक हनन है। पर्यावरण को बचाए रखना हर एक व्यक्ति की साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्यावरण और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण की समस्त इकाइयों का दोहन निरंतर बढ़ती आधुनिकता का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति पर्यावरण को आवश्यकता से अधिक प्रभावित कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हुई है। व्यक्ति समाज का अभिन्न हिस्सा है और समाज में घटित घटनाएं एक संवेदनशील व्यक्ति की दृष्टि से कैसे ओझल हो सकती हैं। 21वीं सदी का जागरूक लेखक अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को बारीकी से अंगीकृत करता है और अपनी सशक्त लेखनी द्वारा उसे साहित्य में कलमबद्ध करता है। पिछले 2 दशकों से अनियंत्रित विकास के परिणामों से पर्यावरण अत्यंत प्रभावित हुआ, जिसको लेखक नजरअंदाज नहीं कर सकता और अपने उपन्यासों में विकास से उपजी समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करता है। ये उपन्यास दर्शाते हैं कि विकास, प्रगति, प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण किस प्रकार मानव की जीवन शैली और आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। जितनी तीव्र गति से समाज में आधुनिकीकरण का हस्तक्षेप होगा, पर्यावरण और समाज उतना ही प्रभावित होगा। आधुनिकता की दस्तक से हुए परिवर्तन और विकास की ओर बढ़ते कदमों के परिणाम स्वरूप हो रहे बदलावों को अलका सरावगी के एक ब्रेक के बाद उपन्यास में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उपन्यास नगरीकरण के विस्तार को रेखांकित करता है कि कैसे साल्ट लेक के वेटलैंड्स यानी पानी की ढेरियों और तालाबों को सुखाकर एक पूरा शहर बसा हुआ है। जनसंख्या विस्फोट के कारण ही तेजी से नगरीकरण का विस्तार होता है और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण भी तीव्र गति से घटित होने लगता है। तालाब, पोखर इत्यादि सूखने लगते हैं और इन्हीं स्थानों पर एक नया सीमेंट नगर उठ खड़ा होता है। लेखिका उपन्यास के माध्यम से ओजोन परत के ह्रास और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को प्रकट करती है। यह मुद्दा आधुनिकता और विकास की प्रक्रिया में ही उभरा है। अति विकास की ओर बढ़ते कदम पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। इसको सीमित मात्रा में किया जाना आवश्यक है। विकास की इस धारणा में सवाल यह उठता है कि प्रकृति में आदिवासियों को क्या मिलता है। झूठे वादे कि विस्थापितों को नौकरी देंगे, उनके स्कूल खोले जाएंगे, पानी का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं जाता। ग्लोबल गांव के देवता का चाहे भौरापाट गांव हो, जहां गांव वाले पानी की समस्या के लिए जूझ रहे हैं, या पांव तले की धूप का मेजिया गांव, जहां लोग मनसा नाले का प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में खनिज संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन का यथार्थ चित्रण किया गया है। उपन्यास में बॉक्साइट की खुली खदानें, जहां से बॉक्साइट निकाले जा चुके हैं, और बड़े बड़े गड्ढे खाली छोड़ दिए गए, जो पृथ्वी पर चेचक के गड्ढों के समान ही प्रतीत होते हैं, जिनमें बरसात का पानी भरने से सेरेब्रल मलेरिया जैसी बीमारी भयंकर महामारी का रूप लेकर फैलती है। इतना ही नहीं, भेड़िया बचाने की योजना के लिए खतियान में दर्ज 37 गाँव को खाली करने का नोटिस भेज दिया जाता है और इसमें वेदांत जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी तार बांधने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में खनिज संपदा, जल और जंगल और अन्य संसाधनों के लिए ही आदिवासियों का विस्थापन शुरू हो जाता है और विकास परियोजनाओं की बाढ़ आ जाती है। ऐसा ही रणेंद्र का दूसरा उपन्यास गायब होता देश, जिसमें कॉर्पोरेट जगत की विकृत सच्चाई का उजागर किया गया है। पत्रकारिता की चकाचौंध में मुद्दों को यथार्थ स्थिति से भटका दिया जाता है। विकास और प्रौद्योगिकी से उपजा पर्यावरण चिंतन आज के उपन्यासों का विषय बन रहा है। वृंदा, कुनियाजान, ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, मरमगोड़ा, नीलकंठ हुआ, प्रार्थना में पहाड़ और एक ब्रेक के बाद जैसे आधुनिक उपन्यास विकास और उससे उत्पन्न समस्याओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। देखा जाए तो आधुनिकीकरण और विकास के व्यापक लाभ भी हैं, किंतु यह लाभ कुछ संपन्न व्यक्तियों तक ही सीमित होते हैं। मानव समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास और तकनीकों से कोसों दूर रह जाता है। लेकिन जो भी विकास परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, वे पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए भी संभव की जा सकती हैं। एक उदाहरण है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जिसमें जल, जंगल, पहाड़ बचाकर 18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड तैयार किया जा रहा है।